स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, आज ही हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्पप्राण को देखने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक ये है कि 1, 3, 5 और साथ में य, र और ल और दोस्तों वह। ये आप एक ट्रिक याद कर लेना, 1, 3, 5 ये र ल वह। इसका मतलब ये है कि किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का तीसरा और किसी वर्ग का पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण है और साथ में ये र ल वह क्या है, अल्पप्राण है। अब आपको यहाँ समझना है कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। तो अल्पप्राण वो होता है जिसको बोलते समय कम वायु निकले। अल्प माने कम, प्राण माने वायु। जैसे हम बोलेंगे कै, फिर बोलेंगे ख, तो कै में कम निकली, ख में क्या निकली, ज्यादा निकली। इसलिए कै क्या है, अल्पप्राण है, और ख क्या है, महाप्राण है। तो जैसे हम यहाँ पर कोई एक लाइन लिखते हैं, जैसे हमने कहा आपका कै, ख, ग और घ और आपका अण है। इसी तरीके से च, छ, ज, झ और आपका अया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कै, कै, फिर बोलेंगे ख, तो ख में ज्यादा हवा निकली। तो ये जो ख है ये महाप्राण है, और असल आपका घ भी क्या है, महाप्राण है। तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, अल्पप्राण है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा अल्पप्राण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आया है ग, और ग क्या है, ये अल्पप्राण है, क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और साथ में ये र ल वह ये क्या है, अल्पप्राण है। बाकी किसी वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या है दोस्तों, आपके महाप्राण है। और साथ में श और है ये क्या है, महाप्राण है। तो आप याद कर लेना, ये ट्रिक इंपोर्टेंटली है, इस ट्रिक को अच्छी तरह समझ लेना कि 1, 3, 5 और साथ में ये र ल वह ये कैसे अक्षर है, अल्पप्राण है। ठीक है, और दूसरा, चौथा और साथ में ये आपका श है वो क्या है, महाप्राण है। ठीक, तो ये बात आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दोस्तों, दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक जमा अंबर। अब दरअसल ये क्या नियम है, इस नियम को समझना। नियम ये है कि अगर यहां पर आता है किसी वर्ग का प्रथम अक्षर, किसी वर्ग का प्रथम अक्षर, उसके बाद कोई स्वर हो, या फिर दोस्तों य, र या ल या फिर वह हो, या फिर किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, किसी वर्ग का चौथा अक्षर हो। ठीक है, अगर किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी वर्ग का कोई तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, या य, र, ल, वह हो, या फिर क्या हो, कोई स्वर हो, तो क्या होता है, तो ये जो प्रथम अक्षर होता है इसके स्थान पर इसी का क्या हो जाता है दोस्तों, इसी का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब यहां पर हम ध्यान से इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे यहां पर हम देखेंगे तो ये लिखा है दिक जमा अंबर, ये लिखा है दिक जमा अंबर लिखा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या कबूतर क्या है सर, ये पहला अक्षर है, उसके बाद में ये क्या है दोस्तों, ये आपका स्वर है। तो यहाँ रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई स्वर आए, या य, र, ल, वह आए, या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए, तो होगा क्या, इसके स्थान पर इसी का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अब कै कबूतर का तीसरा अक्षर क्या होता है, तो कै, ख, ग क्या होता है दोस्तों, ग होता है, तो इसकी जगह ग हो जाएगा। अब कै आधा, तो ग भी कैसा दोस्तों, आधा। जब हम इसको बनाएंगे तो द ई आधा ग, और ये मैं आधा ब, ये ब और र, ये हो जाएगा दिगंबर। तो दिक जमा अंबर, याद रखना यहां पर कै के नीचे हलंत होना जरूरी है, जबकि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो दिक जमा अंबर बराबर होगा दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन में उपसर्ग क्या है। तो याद रखना आगमन, तो इसमें क्या उपसर्ग है दोस्तों, आ है, तो यहां पर हो जाएगा आगमन। अब इस आ का क्या अर्थ होता है, तो याद रखना आ का अर्थ होता है और। ठीक है, आ का अर्थ होता है विपरीत, ये और के और विपरीत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगमन, तो इसमें आ उपसर्ग है, और आ का जो प्रयोग होता है इसका अर्थ होता है किस किस में, और में या विपरीत के अर्थ में। आ से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, तो आ से आकर्षण बन सकता है, आकर्षण बन सकता है, आरंभ बन सकता है, यहां से आकाश बन सकता है, आकाश, यहां से आजीवन बन सकता है, क्या बन सकता है, आजीवन बन सकता है। तो आ उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं ये मैंने आपको बताया। और साथ में याद करना आ का जो प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है, तो और या विपरीत के अर्थ में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। जैसे हम यहां पर देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, दवा किस भाषा का शब्द है। दवा किस भाषा का शब्द है सर। तो दवा जो है दोस्तों, याद रखेंगे दवा जो है फारसी भाषा का शब्द है। किसका, फारसी भाषा का शब्द है। और ये दवा के साथ साथ अगर देखेंगे फारसी में, तो दोस्तों आपका कबूतर, तो कबूतर भी फारसी भाषा का शब्द है। आप देखेंगे दोस्तों आपका खरगोश, तो खरगोश भी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपका गुलाब, तो गुलाब भी दोस्तों आपका किसका, फारसी भाषा का शब्द है। ये कई बार पूछा गया है कि गुलाब किस भाषा का शब्द है, तो फारसी का शब्द है। कबूतर, खरगोश ये फारसी का शब्द है। और दवा भी किस भाषा का शब्द है, तो याद करेंगे फारसी भाषा का शब्द है।
ठीक है। और यहां पर अगर पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना हिंदी भी दोस्तों आपके फारसी भाषा का ही शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास, वह धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो वह धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो वह चल रहा है कैसे? धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना क्या है दोस्तों? क्रिया है। और यहाँ क्रिया की विशेषता कौन बता रहे हैं? धीरे धीरे। क्या बता रहे हैं? धीरे धीरे। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है। अब आप यहां से कुछ बातें और छाप लेना। ये छापेंगे आप कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं दोस्तों? तो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। उन 4 भेद को समझना। सबसे पहला आता है आपका रीतिवाचक। कैसा आता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद आता है दोस्तों आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा आता है दोस्तों आपका स्थानवाचक। क्या आता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथे पर आता है दोस्तों आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 प्रकार की क्रिया विशेषण हैं। अब याद करना, जितने भी क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं, अर्थात जो क्रिया की विशेषता करने वाले शब्द होते हैं, उन सबको अव्यय कहा जाता है। तो ये सारे शब्द अव्यय में आएंगे। साथ में याद रखिएगा क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है? 4। ठीक। अब जैसे कालवाचक की बात करते हैं, कालवाचक क्या होता है? तो दोस्तों जो क्रिया के बारे में समय की विशेषता करे, जैसे कि वह सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है, दोपहर से, 2 बजे से, 1976 से, 1975 से, तो वो सब क्या में आएगा? कालवाचक में आएगा। बात करते हैं स्थानवाचक। तो स्थानवाचक का मतलब है यहाँ से चला, वहाँ से चला, ऊपर से चला, नीचे से चला, या फिर वो कह सकते हैं आपकी वो 1976 से चला तो वो समय में आ जाएगा। लेकिन अगर वो स्थान के दिल्ली से चला, बरेली से, तो स्थान का बोध होगा, तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और बात करते हैं परिणाम, जहाँ क्वांटिटी बताई जाएगी कि वो इतना चला, उतना चला, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो जहाँ पर क्वांटिटी बताई जाएगी तो वहाँ पर होगा परिणामवाचक। तो ये तीनों तो है नहीं, तो फिर इसका मतलब धीरे धीरे में कौन सा होगा? तो धीरे धीरे में होगा रीतिवाचक। जैसे वह ध्यानपूर्वक सुनता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब रीतिवाचक है। तो यहां पर धीरे धीरे कैसा क्रिया विशेषण है? तो याद रखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये भी आप अच्छी तरह से इसको समझ लेना। देखिए अगला प्रश्न है, धूसर का पर्यायवाची बताइए कि धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर। तो पहले हम समझते हैं खनक किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों खनक जो है ये चोर का पर्यायवाची है। चोर। चोर किसे कहा जाता है? खनक को कहा जाता है। ठीक। उसके बाद सदन किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों घर का पर्यायवाची है। अब ये आता है गजवदन। तो गज माने हाथी, वदन माने शरीर। जिसका हाथी जैसा शरीर हो वो कौन है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे गणेश जी हैं। गजवदन यानी हाथी जैसा शरीर, गणेश जी। तो इसका मतलब धूसर का पर्यायवाची क्या बचा? तो धूसर का बचा बेशर। क्या बचा? बेशर बचा। तो ये बेशर याद कर लीजिएगा आप। देखिए अगला प्रश्न है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। अब यहां पर हम और भी समझते हैं कि जिज्ञासु किसे कहते हैं। तो ये जो है किसी चीज को जानने की इच्छा को कहते हैं, जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासु। और जिगुसु किसे कहते हैं? जिगीषु। तो इसे कहते हैं जीतने की इच्छा। तो जीतने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं जिगीषु। और यहां पर याद करेंगे जो पीने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? पिपासु। तो यहां पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी चीज को पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासु कहते हैं। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जिजीविषा कहते हैं। किसी भी चीज को विजय करने की इच्छा या जीतने की इच्छा तो वो क्या है? जिगुषु है। और किस चीज को जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। तो ये चारों शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्न अर्थक शब्द का चयन कीजिए जो इन सब में अलग है। तो इन सब में अलग कौन सा है ये बात हम ध्यान से देखते हैं। अनल, पावर या अनिल या कृषाणु। तो दोस्तों यहां पर पावर नहीं है, ये लिखा है पावक। ये पावक है और पावक आग का पर्यायवाची है। तो पावक दोस्तों ये आग का पर्यायवाची है। और यहां पर बात करते हैं, यहां पर कृषाणु भी आग का पर्यायवाची है। और अग्नि अनल का पर्यायवाची नहीं, अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। तो अनल, पावक और कृषाणु ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं, यानी अग्नि के पर्यायवाची हैं। जबकि अनिल जो है ये दोस्तों वायु का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से यहां पर अनिल जो है ये भिन्न शब्द हो गया, अलग हो गया। क्योंकि अनल, पावक और कृषाणु तीनों के तीनों ये आग के पर्यायवाची हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। जबकि जो अनिल है वो किसका पर्यायवाची है? वो वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहां पर इंपोर्टेंट याद कर लेना। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। यानी जो समूह का बोध करता है, ऐसा शब्द कौन सा जो समूह का बोध करता हो? क्या स्त्री, क्या भीड़, मनुष्य या पुरुष? तो सर इसे देखकर तो आपको लग जाएगा कि भीड़।
तो भीड़ जो है समूह का बोध करता है, जैसे जनता है, पुलिस है, आर्मी है, सेना है, कमेटी है, पंचायत है। तो जैसे भीड़ की बात करें, जैसे भीड़ के कमेटी आ जाएगा, आपकी सेना आ जाएगी, यहाँ पर बात करेंगे आर्मी आ जाएगी, ठीक है। आर्मी, कमेटी, पंचायत, कक्षा, ये सब भीड़ का बोध करते हैं। तो भीड़ का बोध करने वाला केवल क्या है, अर्थात समूह का बोध करने वाला क्या है, तो केवल भीड़ है, ठीक है। तो याद करना इंपोर्टेंटली, इसको समझ लेना। साथियों अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल जो रचना है किसने लिखी है दोस्त? तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह याद करना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी है रचना अशोक के फूल। तो अशोक का फूल एक निबंध है जो किसने लिखा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ और प्रसिद्ध, जैसे कि आप देखेंगे कुटुज, ये कुटुज आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, और बसंत आया, बसंत आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये है बसंत आया है, बसंत आया है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कुटुज है, और एक है दोस्तों अशोक के फूल। इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और साथ में आप ये देखना कि महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं उनका संग्रह क्या कहलाता है, उनका संग्रह कहलाता है यामा। क्या कहलाता है, यामा कहलाता है। अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। देखिए इसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? यहां पर बात करेंगे मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक। तो दोहा, रोला, चौपाई या ये सभी, तो दोस्तों ये सारे के सारे मात्रिक छंद हैं। अब आप सोचेंगे सर छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो छंद के भेद, तो छंद के जो मुख्यतः भेद है दोस्तों वो दो हैं। एक दोस्तों आपका आता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद आता है, और एक आता है दोस्तों आपका मात्रिक छंद। क्या आता है, मात्रिक छंद। ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं। तो जहां पर वर्णों की गिनती की जाती है वहां वर्णिक छंद होते हैं, और जहां मात्राओं की गिनती की जाती है वहां पर मात्रिक छंद होते हैं। क्या होते हैं, मात्रिक छंद। अब यहाँ पर दोहा है, रोला है, चौपाई है, उल्लाला है, बरवे है, छप्पे है, कुंडलिया है, यहाँ पर अहीर है, तोमर है, लावनी है, वीर है, आला है, ये सारे के सारे दोस्तों कैसे हैं, मात्रिक छंद है। अब अगर हम देखें तो मात्रिक छंदों को भी दोस्तों आपकी तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक आते हैं दोस्तों जिसको कहते हैं सम्मात्रिक, और सम्मात्रिक वो होते हैं जिनमें सभी में समान मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई। तो चौपाई के सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। एक आता है दोस्तों अहीर, एक आता है तोमर, एक आता है दोस्तों आपका लावनी। ये लावनी, तो चौपाई है, तोमर है, अहीर है, लावनी है, वीर है, आला है, गीतिका, हरि गीतिका, ये सब सम्मात्रिक छंद हैं, क्योंकि इन सब में एक सी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आता है अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद वो होते हैं जिसके आधे चरण में एक सी और आधे चरण में एक सी मात्रा होती है, जैसे दोहा और सोठा है, बरवे और उल्लाला है। जबकि बात करते हैं विषम मात्रिक, क्या आता है, विषम मात्रिक। तो विषम मात्रिक छंद वो होते हैं जिसके हर चरण में अलग अलग मात्रा होती हैं, जैसे कुंडलिया और छप्पा है। तो कुंडलिया और छप्पा है, इनके हर चरण में अलग अलग मात्रा होती हैं, तो वो कहलाते हैं विषम मात्रिक। और जिसके आधे चरणों में एक सी और आधे चरणों में एक सी होती है वो कहते हैं अर्धसम, जिसमें आता है आपका दोहा, क्या आता है, दोहा आता है आपका, क्या आता है, सोरठा आता है आपका, बरवे और उल्लाला आता है। जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती उन्हें कहते हैं सम्मात्रिक। तो दोस्त यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के हैं? तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं, एक सम्मात्रिक, एक अर्ध सम्मात्रिक और एक आपका विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में कौन कौन आते हैं ये अच्छी तरह से याद कर लेना। एक आता है छप्पा, ये छप्पा आता है, एक आता है कुंडलिया, क्या आता है दोस्तों, कुंडलिया आता है। तो छप्पा और कुंडलिया ये दोनों के दोनों दोस्तों विषम मात्रिक छंद है। जबकि अर्ध सम्मात्रिक कौन से, तो दोहा और सोटा। उसने सिर्फ इतना पूछा है कि मात्रिक छंद बताइए, तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद वो होते हैं जहां पर मात्रा की गणना की जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है किस संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो यहां पर याद करेंगे अनुच्छेद 343 में वर्ण किया गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अब यहां पर थोड़ी सी डिटेल और समझिएगा। देखिए यहां पर आता है राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है। तो संविधान का जो भाग नंबर 17 है इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और कहां से कहां तक किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 343 से लेकर के और 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के विकास को दर्शाने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग नंबर 17 में हिंदी का जिक्र किया गया और हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
और इसको राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और इसको कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 14 सितंबर 1949। और संविधान के किस भाग में रखा गया? तो दोस्तों भाग नंबर 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 तक। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। तो हिंदी के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। तो ऐसे करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है, यण संधि जो है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष्य है? यानी यण संधि किसके अंतर्गत आती है? क्या व्यंजन संधि के अंदर आती है, या विसर्ग संधि के अंदर आती है, या दीर्घ के, या स्वर के? तो दोस्तों यण संधि जो है वो स्वर संधि का एक भेद है। अब ये स्वर संधि जो होती है इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। नंबर 1 आप देखेंगे तो नंबर 1 आती है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी आती है आपकी गुण संधि, और तीसरी आती है दोस्तों आपकी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि। और चौथे नंबर की जो आती है उसे कहते हैं यण संधि, और 5वें नंबर की आती है दोस्तों जिसको कहते हैं आयादी संधि। क्या कहते हैं? आयादी संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। तो यण का जो संबंध है दोस्तों वो स्वर संधि से है। किससे? स्वर संधि से है। इसके बाद में यहां पर आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में क्या है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी गर्म करने का क्या अर्थ है दोस्तों? तो अब यहां पर आते हैं 2 प्रश्न। एक जेब गर्म करना, तो जेब गर्म हो जाना मतलब माल मिल जाना, धन मिल जाना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो नागपुर में हुआ था। कहां पर? नागपुर में। और कहां से कहां तक? तो 10 से लेकर के 14 जनवरी 10 से 14 जनवरी 1975 को विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन हुआ। और यहां पर बात करते हैं कि इस टाइम पर कौन प्रधानमंत्री थी? तो प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। तो याद रखना, इंदिरा गांधी के काल में 10 से लेकर के 14 जनवरी तक 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहला जो विश्व सम्मेलन हुआ है हिंदी का वो नागपुर में हुआ है, जो 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक चला 1975 में। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था हिंदी को विश्व स्तर पर क्या करना? फैलाना, हिंदी का प्रचार व प्रसार करना। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों याद करेंगे, इसीलिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अभी हमने आपको बताया था कि 14 जनवरी को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो यहां से दोनों बातें आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए दोस्तों, अगला आता है खग का अर्थ नहीं है, अर्थात खग का कौन सा अर्थ नहीं है, खग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे आकाश खग का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाण भी खग को ही कहते हैं, पक्षी भी और तारा भी। और पक्षी को दोस्तों चिड़िया, यहां पर याद रखना चिड़िया भी पक्षी का ही पर्यायवाची है, यानी खग का पर्यायवाची है। तो खग, चिड़िया, पक्षी, तारा और बाण ये खग के पर्यायवाची हैं, जबकि आकाश ये खग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कौन सा पद विकृत नहीं होता? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विकृत। अब विकृत का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विकृत किसे कहते हैं? जिसको घटाया बढ़ाया ना जा सके, जिसमें फेरबदल न किया जा सके, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जा सके, उसे कहते हैं विकृत। ठीक है, तो अब क्या संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं? तो संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं, और विशेषण में भी कर सकते हैं, क्रिया में भी कर सकते हैं। जैसे क्रिया है जाना, जाता, लड़का कहेगा जाता, लड़की कहेगी जाती, तो यहां परिवर्तन कर सकते हैं। विशेषण में अच्छा अच्छी भी कर सकते हैं, संज्ञा में कर सकते हैं। ठीक है, संज्ञा में कर सकते हैं, लेकिन अव्यय में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी अव्यय एक ऐसा पद है जो विकृत नहीं होता, और अव्यय का अर्थ होता है ए जमा व्यय। अगर हम इसे देखेंगे ए जमा व्यय,
यहाँ ए का मतलब होता है बिना और व्य का मतलब होता है खर्च, जिसको खर्च नहीं किया जा सके, अर्थात व्याकरण की दृष्टि में जिसके लिंग में, वचन में और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, अर्थात उसे विकृत नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। और अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ, अगर हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं अंतस्थ, तो दोस्तों यहां पर याद करेंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 4 है। इसमें आते हैं य, र, ल और क्या आते हैं? व। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं दोस्तों? ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो यहां पर देखेंगे तो केवल क्या है? व। और ये क्वेश्चन आता है कि व की उच्चारण ध्वनि कौन सी है? तो याद रखना, व को बोला जाता है दंथोष्ठ। क्या बोला जाता है? इसे दंथोष्ठ कहा जाता है, क्योंकि ये दांत और होठों से बोला जाता है वह। तो इस तरीके से वह एक दंथोष्ठ वर्ण है, और वह जो है य, ल, व अर्थात अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और इसमें कौन सा है? तो दोस्तों केवल वह है। यहां से आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है दोस्तों? तो सूर सागर किस भाषा की रचना है? क्या अवधी की, बुंदेली की, छत्तीसगढ़ी की या ब्रज की? तो याद रखना, सूर सागर, सूरसावली, सूर साहित्य लहरी, सूर सागर, सूरसावली, सूर साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। और ये सारी की सारी दोस्तों किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। इसमें ब्रज भाषा में लिखी है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, जो धन कमाते हो, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। यानी जो भी धन आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा धन आपको बचाना चाहिए, ये आपको एक सलाह दी जा रही है। तो इसको बताइए कि ये बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है? क्या ये विस्मयवाचक है या प्रश्नवाचक है या इच्छावाचक है? तो मेरे दोस्त यहां पर विस्मयवाचक तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी विस्मयबोधक चिन्ह नहीं है। दूसरी बात, प्रश्नवाचक, इसमें पूछा नहीं गया बल्कि सलाह दी गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं निषेधवाचक, निषेध का मतलब इसमें मना नहीं किया गया, इसमें तो कहा गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ उत्तर क्या बचा दोस्तों? इच्छावाचक बचा। यानी इच्छावाचक कौन से वाक्य होते हैं? इच्छावाचक वो होते हैं जिसमें सलाह दी जाती है, जिसमें किसी के लिए दुआएं की जाती हैं, भगवान से कामनाएं की जाती हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी आयु लंबी हो, है ना, आपका दिन मंगलम हो, ठीक है, आपकी यात्रा मंगल हो। तो जब आपको कामनाएं दी जाती हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं, आपको आशीर्वाद दिया जाता है, भगवान से आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, या आपके लिए कोई सलाह दी जाती है, तो उन वाक्यों को कहा जाता है इच्छावाचक। तो यहां पर ये जो वाक्य होगा दोस्तों, ये इच्छावाचक वाक्य होगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, और अगले प्रश्न में कहा गया है कि शांत रस का स्थायी भाव बताइए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो क्या है? निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। और याद रखना, रति किसका है? तो रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का। शोक किसका है? तो दोस्तों ये करुण रस का स्थायी भाव है, शोक। और भगवत विषय ये दोस्तों आपके भक्ति रस का, किसका है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भगवत विषय है। भक्ति रस का भगवत विषय या अनुराग, भक्ति रस का भगवत विषय या अनुराग, और करुण का शोक है, और सर शांत रस का निर्वेद है, और श्रृंगार का क्या है? रति, रति मतलब प्रेम, ठीक है। और याद रख लेना कि जो श्रृंगार रस है इसको रसराज कहा जाता है, रस राज, या इसको रसों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? बोया पेड़ बबूल का, अरे आम कहां से होए, इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका अर्थ क्या होगा? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो अगर हम यहां पर देखें तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, जब हमने कांटों वाला पेड़ बोया है तो हम आम कहां से पाएंगे? यानी जब हमने बुरे काम करे तो अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है जैसा हम पेड़ बोएंगे वैसे ही हम फल पाएंगे। इसका मतलब जैसा हम कर्म करेंगे हम वैसा ही फल पाएंगे। तो साथियों याद करना, जैसा पेड़ बोया जाता है उस पर उसी प्रकार के फल आते हैं, अर्थात जैसा इंसान कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं। तो इसलिए इस पंक्ति का अर्थ समझ लेना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे साथियों। तो ये बात अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्त। इसलिए मेहनत करिए और लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी साथियों। देखिए हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो कितनी है? 8 कारक है। कितने कारक हैं? 8। जबकि पूछा जाता है, यहां पर पूछा जाता है सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कितने कारक माने गए हैं, तो दोस्तों संस्कृत में जो कारक माने गए हैं 6 माने गए हैं, और हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 है।